शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज रात की लाइव सेशन और कल की जूम मीटिंग से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी ये वॉइस रिकॉर्डिंग शाइन परिवार के उन सभी कस्टमर्स तक जरूर पहुंचनी चाहिए जो कस्टमर लीगल में जा करके आज अपने आप को उलझा चुके हैं, और वो कस्टमर जिन्होंने कंपनी पर भरोसा करके, कंपनी के बताए हुए रास्तों पे चल करके, कंपनी को मेल करके और कंपनी के दी गई जगहों पर अपने डॉक्यूमेंट जमा करके अपने सुरक्षित कर चुके हैं। दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है, एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है इस बात का कि ये सारे कस्टमर जिन्होंने कंपनी भरोसा किया था, इनकी लायबिलिटी खत्म करना, इनको इनका पैसा हमारे दिए गए टाइम पर वापस मिलना, अब ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी जिद बन चुकी है। और इस जिद को पूरा करने के लिए मैं कानूनी तौर से पूरी तरीके से अपने इन कस्टमर के हक के लिए लड़ करके अपनी दी गई समय सीमा के अंदर इन सब को इनके पैसे, इनकी जमीन वापस दिलाने का जो मैंने वादा किया वो किसी भी हाल में पूरा करूंगा मैं। उसके पीछे वजह सिर्फ इतनी से कि मुझे अपने कस्टमर्स का विश्वास इस बार नहीं टूटने देना है, और वो अविश्वासी लोग जिन्होंने कंपनी पर विश्वास करना छोड़ दिया था उनको जवाब देना है। साथियों, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, आप सभी कस्टमर इस बात को अच्छे से जान लें, कानूनी प्रक्रियाओं की स्टेजेस होती हैं। जैसे एफआईआर होती है, एफआईआर आखिरी कड़ी नहीं होती है। एफआईआर एक इंफॉर्मेशन होती है जहां पर हम पुलिस डिपार्टमेंट या जिस भी डिपार्टमेंट में एफआईआर दर्ज की गई, उन्हें ये पावर होती है, दी जाती है कि वो उस मामले की जांच कर सकें। एफआईआर कभी फैसला नहीं होता है। एफआईआर के बाद जब जांच शुरू होती है तो उस जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर लगाई गई रिपोर्ट, चाहे वो क्लीन चिट हो और चाहे वो चार्जशीट हो, यह भी कोई फैसला नहीं होता है। यह भी उस पूरे प्रोसेस का एक स्टेज होता है। जब चार्जशीट लग जाती है कोर्ट में, क्लीन चिट दे दी जाती है कोर्ट में, इसके पेपर जमा हो जाते हैं, तो जांच एजेंसी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो कोई एजेंसी हो, उसकी पावर वहीं पे खत्म हो जाती है। उस मामले में उसके जो अधिकार रहते हैं, पहले जांच के बीच में जो अधिकार मिले होते हैं, वो अधिकार अपनी रिपोर्ट सबमिट करते ही खत्म हो जाती है। फिर मामला न्यायालय में विचाराधीन हो जाता है। वो रिपोर्ट सबमिट करना भी फैसला नहीं होता है, ना तो आखिरी फैसला होता है। इसके बाद उस फैसले में यदि दोनों पक्षों में किसी को कोई एतराज है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ट्रायल पर आता है, बहस का मुद्दा होता है, साक्ष्य सबूतों का मुद्दा होता है, और वो न्यायालय में वो प्रक्रिया चलती है जिसे ट्रायल कहते हैं। तो न्यायपालिका में भी स्टेजेस होती हैं, निचली अदालतें, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये तीन न्यायिक प्रक्रियाएं, ये तीन न्यायिक स्टेज, ये जनता का अधिकार होता है कि इन तीन के तीनों जगह पर अपनी बातों में कहीं पर भी रखने में अगर उसे लगता है कोई चूक हो गई, कमी हो गई या इंसाफ नहीं मिला, तो ऊपर के बाकी न्यायालय में जाकर के उसका अपील कर सकता है। लोअर कोर्ट में अगर कोई भी व्यक्ति अपना मुकदमा जीत जाता है तो हारने वाला उसको हाई कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है, चैलेंज कर सकता है उस फैसले को। हाई कोर्ट में यदि कोई मामला लंबित होता है या वहां से कोई मामला रिजेक्ट कर दिया जाता तो सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, कैंसिल करा करके। ये सारी न्यायिक प्रक्रियाएं हैं, और इनमें कई बार ऐसा भी होता है कि लोअर कोर्ट के पास उतनी पावर नहीं होती है, या मुकदमों के लोड होने की वजह से सुनवाई में देर हो रही होती है, तो कई बार दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष अपने मुकदमे को वहां से कैंसिल करा करके ऊपरी अदालत में लेके जाता है ताकि वहां सुनवाई हो सके, जहां पर उस मुकदमे के फैसले को देने में न्यायपालिका के पास अकूत ताकत होती है, और उन फैसलों पर जस्टिफिकेशन होता है कि हां, यह फैसला दिया जा सकता है। कई बार निचली अदालतें कई बड़े बड़े मुकदमों का फैसला खुद नहीं देती हैं, बल्कि केस को रिजेक्ट कर देती हैं और वो केस ऊपरी अदालतों में जाता है। जैसा कि शाइन के मामले में आपने अभी देखा होगा कि पीछे कई सालों से जो मामला हाईकोर्ट में चल रहा था, उसके लिए स्टे ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से आया। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब स्पेशल कोर्ट में हमारे मामलात आ गए, हमने इस मामलात में सुनवाई के लिए और गलत फैसलों के लिए चैलेंज हाईकोर्ट में किया। स्पेशल कोर्ट में वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, हमने इसको हाईकोर्ट चैलेंज किया। हाईकोर्ट लखनऊ लगातार जांच एजेंसी से रिपोर्ट मांगता था, क्योंकि पार्टी जांच एजेंसी को बनाया गया था। जांच एजेंसी के पास रिपोर्ट देने के लिए समय नहीं था या देना नहीं चाहते थे, जो कुछ भी था, हमने लखनऊ हाईकोर्ट से उस मामले को रिजेक्ट कराया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हमने स्टे ले लिया।
आपके सामने प्रत्यक्ष अभी एक उदाहरण मौजूद है। ऐसे ही आज जब हमने देखा कि हमारे वो सारे कस्टमर जो हमारे साथ खड़े हैं, जिन्हें हमने 6 माह का समय दिया, उनमें से हमने कुछ कस्टमर्स की रिट ट्रायल बेसिस पर लखनऊ हाई कोर्ट में डाली और बड़ी जेन्युइन मांग करी कि ये कस्टमर कंपनी के साथ खड़े हैं, ये सारे कस्टमर कंपनी के भरोसे के कस्टमर हैं, कंपनी इन पर भरोसा करती है, कंपनी भरोसा करते हैं। उन्होंने लिख के दिया कि हमारे इन्वेस्टमेंट 10 साल, 12 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल पुराने हैं और हमने आज तक कंपनी पे कोई केस नहीं किया। हमें कंपनी पूरा भरोसा है और हम कंपनी के साथ ही जाना चाहते हैं। कंपनी हमारा पैसा अपने दिए गए निर्धारित समय सीमा में देना चाहती है। उस पैसे को हम कंपनी से पाना चाहते हैं कि हम लीगल में नहीं गए, हम लीगल में नहीं जाना चाहते। यह मामला इतना आसान सा है, इतना आसानी से इसको सुलटाया जा सकता है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब यहां पे चैलेंज ये आता है कि हमने लखनऊ हाईकोर्ट में यह रिट डाली और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो कि उसकी इक्वल बेंच है, उसने ऐसे ही मामलों में निगेटिव कस्टमर्स जो कि लीगल में गए हैं, उनके द्वारा की गई उस झूठी अपील पर भी एक आदेश दिया कि स्पेशल कोर्ट जाइए। अब अगर लखनऊ कोर्ट यह आदेश दे देता बड़ी आसानी से, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के दिए गए सारे सारे आदेश वो खारिज होते हैं और लखनऊ हाईकोर्ट साथ क्लब हो जाते हैं। इस धर्म संकट को देखते हुए लखनऊ हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी से रिपोर्ट मांगी। अब जांच एजेंसी ईडी पहले की तरह इस बात को एक्सेप्ट कर पाने में कहीं पर भी उसे दिक्कत दुविधा आ रही होगी कि कैसे वो ये अलाउ कर दे कि जिस जमीनों को उन्होंने सीज कर रखा है, जिस जमीनों को उन्होंने 500-550 एफआईआरों के आधार पर सीज कर रखा है, उन जमीनों को अलाउ वो कर दे कि जाकर के कंपनी यहां पर अपना मामला निपटा लो। कैसे अलाउ कर दे कि हां हम ये जमीन नहीं देंगे और जाकर कंपनी अपने तरीके से देख ले, क्योंकि संविधान में नहीं आता है ये। अब इन सारे मामलों की पेचीदगियों को देखते हुए समय जब लंबा खींचना शुरू हो गया, 5 तारीखें लग गई, तो कस्टमर के अधिवक्ताओं ने लखनऊ हाईकोर्ट में इस मामले को रिजेक्ट करने के लिए कह दिया और सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात करी। लखनऊ हाईकोर्ट से जब ये मामला रिजेक्ट कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो गई है, तो इसी बीच में कुछ ऐसे अफवाह और ऐसे कुछ तत्व जिनकी शुरू से फितरत दलाली की रही है, उन्होंने फिर से एक बार इस मामले को बगैर अपने कस्टमर को जवाब दिए कि उनको पैसा कब दिला रहे हैं, बिला वजह अफवाहों के साथ इसको तूल देना शुरू किया, जिसका हमारे कस्टमर्स की सेहत पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग समझ चुके हैं कि इन कुत्तों की भौंकने की आदत है, कुछ भी नया देखेंगे इनका भौंकना शुरू होगा। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 6 सालों से भौंक रहे हैं और 6 साल से अपने भौंके हुए किसी भी बात को साबित नहीं कर पाए। और मैं पिछले 6 महीनों से लगातार इनकी छाती पर मूंग दलते हुए उन सभी कस्टमर्स को सुरक्षित बाहर ला चुका हूं जो लीगल में नहीं गए, और अब उनके पैसे मिलने के समय जब आ रहे हैं तो इनकी सबसे बड़ी मौत तब होगी जब इन्हें अपने कस्टमर्स को जवाब देना होगा। और इनके कस्टमर्स की वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर यह रिट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो जाने के बाद जितने भी कस्टमर ऐसे दलालों के हैं उनकी फाइलें निकलवा ली गई हैं। एफआईआर की फाइल, रिट की फाइल, क्लेम की फाइल, उसमें 4 तरह के कस्टमर हैं। पहला कस्टमर वो है जिसने फर्जी एफआईआर करी और उन एफआईआरों के तथ्यों को छुपाकर क्लेम में आया और लिस्टिंग कराने का प्रयास कर रहा है। उसमें एक सबसे बड़े महादलाल का तो अब तक कोई कस्टमर आया नहीं और हम बैठे हुए हैं। किसी भी कस्टमर की लिस्टिंग होती है सीधा हमारे एडवोकेट उसे अपोज करेंगे, सवाल नहीं पैदा होता कि 1 रुपया उसको मिल जाए। उसके बाद वो सारे कस्टमर की लिस्ट निकाल लें हम जिन कस्टमर के केस रिजेक्ट कर दिए गए, उनकी संख्या बहुतायत है। उन सबको लीगल नोटिस देकर कोर्ट में खींचना कि कैसे आपने तथ्यों को छिपाया, कैसे आपने झूठी एफआईआर करी, कैसे आपने झूठी रिटें डाली और कंपनी को बदनाम किया, जिसके से हमारा मीडिया ट्रायल हुआ, जिसके पर इतना एक्शन हुआ, इसके बाद मानहानि की नोटिस और फिर मुकदमा। जिनके केस रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनके केस रिजेक्ट भी नहीं हुए, लिस्ट भी नहीं हुए, यानी वो स्पेशल कोर्ट तक भी नहीं आए, एफआईआर करा के रिट डालकर अब चुप मारकर बैठ गए क्योंकि उनकी एफआईआर और रिट झूठी, उनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्हें खींच के कोर्ट में लाना कि क्यों उन्होंने अपने क्लेम नहीं डाले, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, यह हमारा उद्देश्य है। और एक संभावना जो ना के बराबर है, बहुत कम है, और 1-2-4 ऐसे दलाल वकीलों का जिन्होंने पैसे के लिए कार्य किया, कस्टमर के लिए नहीं, जिनका क्लेम लिस्टिंग हो गई है और वो जेन्युइन है, उन्हें कंपनी एक्ट के तहत कंपनी मांग करेगी उन लिस्टों को कि इनकी लायबिलिटी अगर जेन्युइन है हम खत्म करेंगे।
और उनको उनका पैसा, उनकी जमीन मिलने का रास्ता हम देंगे कंपनी के सुविधा अनुसार। सबसे पहले उनको निपटाया जाएगा जिन्होंने एफआईआर नहीं करी है, सबसे पहले उन्हें निपटाया जाएगा जो अब तक इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद जो लीगल में गए हैं, पहले वो जवाब दें कि लीगल में जाने की आवश्यकता उन्हें पड़ी क्यों, अगर वो जेन्युइन कस्टमर थे। क्या उन्होंने कंपनी संपर्क किया था? क्या कंपनी किसी उच्च अधिकारी ने, किसी भी कंपनी की तरफ से अथॉराइज बंदे ने उन्हें कोई ऐसा जवाब दिया था जो उन्हें एफआईआर जाना पड़ा? इन सारे सवालों का जवाब देने के बाद तब जाकर के उनकी लायबिलिटी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यही कंपनी की नियमावली है और यही कंपनी का अंतिम फैसला है। इस फैसले को लेने वाला मैं हूं और बदलने वाला ताकत इस धरती पे नहीं है। ये मान के चले कि शाइन परिवार के जितने भी कस्टमर वो लीगल में गए हों या वो लीगल नहीं गए, उनका पैसा कैसे मिलेगा, इसका फैसला करने वाला धरती पर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मेरे अलावा बाहर कोई कितनी बड़ी बात क्यों ना कर डाले, कितना क्यों ना बोल डाले, कितनी आपको क्यों ना आश्वासन दे दे, कितना झूठ आपसे क्यों ना बोल ले, 1 इंच नहीं आगे बढ़ सकता है जब तक मेरी सहमति नहीं होगी, जब तक मेरी रजामंदी नहीं होगी। मैं कानूनी तौर से मामलात को इतना लंबा खींच के लेके जाऊंगा कि हर एक कस्टमर की और हर एक एसोसिएट की मजबूरी बन जाएगी। अगर उसे पैसा पाना है तो उसे कानूनी रूप से मेरे साथ आना पड़ेगा, अन्यथा 1 रुपया लेकर के दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप बहुत बड़े 30 मार्खा हैं और सारे लोगों का पैसा बिना किसी शर्त, डबल ट्रिपल जो कहेंगे मैं वापस दूंगा। इसलिए शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स सचेत हो जाएं जो अफवाहों के आधार पर अब तक कहीं ना कहीं पर उलझे हुए हैं। आपकी उलझन आपके लिए मुसीबत बनने वाली है। आपकी उलझन आपका पैसा डुबा चुकी है और आपका सुकून चैन खराब कर चुकी है। आने वाले वक्त में आपकी जमा पूंजी मुकदमा लड़ने में खर्च करवाने वाली है। और हर वो कस्टमर जो कंपनी के साथ खड़ा है, एन केन प्रकरण चाहे जैसे हो, आपका पैसा देना मेरी जिम्मेदारी है। कंपनी की 1 इंच जमीन अगर ना भी मिलेगी तो भी मैं पैसा आपको दे सकता हूं। कंपनी का 1 भी रुपया मुझे ना मिले तो भी पैसा मैं आपको दे सकता हूं। भारत देश की न्यायिक प्रक्रिया हमें पूरा सहयोग करेंगे, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि मैं संविधान को जानता हूं, मुझे कंपनी एक्ट पता है, मुझे मालूम है कि मैं कैसे आपका पैसा दिलवाने का रास्ता लेकर के आऊंगा। इस देश के अंदर मैं पहला केस नहीं हूं जो इस कानून का इस्तेमाल करने जा रहा है। मुझसे पहले हजारों ऐसे फैसले आ चुके हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों के बीच समझौता सुलहनामे को बढ़ावा दिया है। तो मैं अच्छे से जानता हूं कि आप सब लोगों का पैसा कानूनी तौर से कैसे मिलने वाला है, और कानून सामने बाध्यता ही इस बात की जब खत्म कर दूंगा मैं, कंपनी जमीनें दी जाए, नहीं दे सकते मत दीजिए, समय मत लीजिए, हमें इजाजत दीजिए, हम पैसा दे देंगे। जब कानून हमें इजाजत देगा हम अपनी जमीन उस पैसा ले लेंगे, लेकिन अभी हम अपने कस्टमर को फ्री कर देंगे। भारत देश में अभी तक ऐसा कानून नहीं बना है जो मिलने वाले रास्ते को रोक दे। तो फिलहाल आप कस्टमर आज की मीटिंग, आज के लाइव सेशन को सुने। कोई भी सवाल अगर आपके मन में उठता है, कोई भी शंका उठती है, तो जो पेज होगा उस पेज के कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अपने सवाल लिख सकते हैं। कल के कस्टमर के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन में, जूम मीटिंग में आपके सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। धन्यवाद।